स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ साइंस। तो जैसे कि हमने पिछले पढ़ा था काइनेटिक गैस इक्वेशन और उसके पोस्टुलेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले थे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो उसको पढ़ने से पहले हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर जो है ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पे था। जैसे कि हम जानते हैं कि एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द डिफरेंट मॉलिक्यूल पॉजेस डिफरेंट स्पीड है। किसी भी टेम्परेचर पे स्पीड जो मॉलिक्यूल की होती है वो वेरी करती रहती है और इस तरह के स्पीड से होने के कारण कोलाइड करता है। ये लोग आपस में कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। और इसी कोलिजन को जो दिखाया था, जो सबके सामने पेश किया था, वो थे साइंटिस्ट हमारे मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। उन्होंने दिखाया था कि कंटिन्यूअस कोलिजन के कारण कभी इसकी स्पीड हाई होती है, कभी इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वो कांस्टेंट स्पीड रखते हैं जब उनको कांस्टेंट टेम्परेचर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी एक थ्योरी थी। तो उन्होंने एक ग्राफ के थ्रू भी समझाया था कि अगर मान लो कि ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और ये हमारा मॉलिक्यूलर स्पीड है, तो किसी भी टेम्परेचर T1 पे एक अगर इतना कोलाइड कर रहा है, फिर दूसरे टेम्परेचर पे इतना कोलिजन हो रहा है, तो हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो रही है और टेम्परेचर कम दे रहे हैं तो इसकी स्पीड कम हो रही है। तो जो सबसे पीक वाला था, द पीक ऑफ द कर्व ऑफ द स्पीड पॉजेस मैक्सिमम फ्रैक्शन, तो इस पे जो है मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा और इसीलिए इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा गया है। और अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसकी स्पीड भी कांस्टेंट हो जाती है। तो वी ऑब्जर्व दैट विच राइज इन टेम्परेचर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज this expected because with the rise in temperature the average speed of the molecule also increases। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। अगर उसको हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो स्पीड भी कांस्टेंट हो जाती है। चलो अब डेराइव करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब बहुत सारे अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन के बेसिस पे इसको डेराइव कराया गया था। तो इसको चलो डेराइव करते हैं। चलो इमेजिन करो एक क्यूब है हमारे पास, उसकी लेंथ है L, कंटेनिंग एन मॉलिक्यूल। जो इसके जो गैस जो है ना क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल, उसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N ले लेते हैं और उसे हर एक जो मॉलिक्यूल है उसकी मास m है। मॉलिक्यूल हैविंग रैंडम डायरेक्शन, वो कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी वेरिएबल है और उनकी स्पीड मान लो वेलोसिटी u हम ले रहे हैं। तो और जो स्पीड है ना, हम सपोज कर रहे हैं कि वो जो मूव कर रहे हैं ना वो XYZ के एक्सिस, राइट एंगल के एक्सिस और एक दूसरे के पैरेलल साइड हैं। तो ऑब्वियसली जब एक क्यूब लेंगे तो उसमें जो साइड हमारी होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी और उसकी जो एंगल्स होंगे वो राइट एंगल्स होगी। अब देखो इसमें जो u है हमारा ux² प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, ये कैसे हो गया? जैसे मान लो u हमने यहाँ पे ले लिया, एक x ले लिया और ये हमने z ले लिया और ये हमने y ले लिया। अब ये x के बेसिस पे यहाँ पे मूव कर रहा है और ये x के इस पे यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसके कोलिजन का स्पीड दे रखा है। तो अब हम मान लेते हैं मोमेंटम लेते हैं। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम ऑफ द बिफोर कोलिजन जो हमारा है mux है और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मान लो कोई मॉलिक्यूल x कंपोनेंट में मूव कर रहा है, यहाँ पे था x कंपोनेंट, ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे मूव कर रहा था, तो बिफोर कोलिजन था ऐसे मूव कर रहा था और इसके बाद कोलिजन होने के बाद ये ऐसे मूव करने लगा। तो यहाँ पे जो हमारी थी mux हो जाएगा और यहाँ पे जो थी माइनस mux। मान लो ये पहले यहाँ पे था और उसके बाद कोलाइड करके ये यहाँ पे मूव कर गया, तो माइनस mux हो जाएगा। तो यही यहाँ पे है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? माइनस
mux हो गया। चेंज इन मोमेंटम, हम जानते हैं कि जब भी चेंज लिखते हैं डेल पी इज इक्वल टू, तो हम P2 से P1 को माइनस करते हैं, तो मतलब कि जो बाद वाला होता है पहले को माइनस करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो बिफोर, तो इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर माइनस बिफोर, तो MUX माइनस माइनस MU तो हो गया। उसके बाद तो इनको ऐड करेंगे तो 2MUX हो गया। ये हमारा हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो मॉलिक्यूल ट्रैवल अ डिस्टेंस, अब मॉलिक्यूल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है। अब हमने देखा था कि ईच लेंथ हमारी L थी, ये हमने L ले रखा था, तो ये जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो 2L की हमारी डिस्टेंस हो गई जो मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है। और नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम इन अ सिंगल कॉलिजन कह रही है बात, तो एक कॉलिजन में जो नंबर ऑफ टाइम होगा वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस टाइम बराबर स्पीड बाई लेंथ होती है। और ये हमारी वन कॉलिजन की बात हो रही है तो इंटू वन, तो स्पीड हमारी कितनी थी, UX थी, और इसकी जो डिस्टेंस थी वो 2L थी। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, तो 2UMX जो हमारा चेंज इन मोमेंटम था, और पर यूनिट टाइम के पर यूनिट से तो हमने ये लिखा 2XL। तो टोटल आ गया हमारा MUX, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, MUXL। तो इस तरीके से ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया पर यूनिट टाइम के हिसाब से। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, वो भी लिख दिया हमने। D इज इक्वल टू DT हो गया, उसका ये दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। तो मास इनटू वेलोसिटी, हम जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो dy/dt इज इक्वल टू मोमेंटम हो गया। अब मोमेंटम पर यूनिट टाइम हो गया, तो जिस किसी के भी नीचे पर यूनिट टाइम हो जाए तो उसको रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया ये। अगर पर यूनिट टाइम हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टोटल फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या हो गया, फोर्स बाय फोर्स हो गया हमारा चेंज इन। तो सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फोर्स सेकंड लॉ के थ्रू। और अब देखते हैं आगे, एरिया ऑफ द वॉल क्या होगा, L² होएगा, सही बात है। L लेंथ है और L ब्रेथ है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, L²। तो और प्रेशर इसमें क्या एग्जैक्ट कर रहा है, तो हम प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमने यहाँ पे लाया था ये सेकंड लॉ के थ्रू से, मोमेंटम पर यूनिट टाइम के हिसाब से mu²/L, और एरिया हमारा L² हो रहा है। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तब ये हमारा आएगा MUX² तो ये हमारा प्रेशर भी आ गया। आगे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स इज B। तो टोटल प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल। अब हम टोटल प्रेशर देख रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो टोटल मॉलिक्यूल हमारा N दे रखा था, तो समेशन ऑफ N PIX हो गया, तो M/V और UX, तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल प्रेशर हो गया वॉल्यूम और स्पीड के रिस्पेक्ट में। तो डिफाइन मीन स्क्वायर स्पीड, अगर मीन स्क्वायर स्पीड निकालेंगे तो U² हो जाएगा 1/N। टोटल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज UX² हो जाएगा 1/N। अब यहाँ से जो प्रेशर से जो इक्वेशन लिया था हमने, प्रेशर के इक्वेशन पे, यहाँ पे जो टू इक्वेशन पे हमने प्रूफ किया था, इसको हम यहाँ पे लाकर पुट कर देंगे। तो जब हम 3 में पुट करेंगे तो हमारा न्यू आ जाएगा P इज इक्वल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, और स्पीड स्क्वायर स्पीड हो जाएगा। तो हमारा एक नया फॉर्मूला प्रेशर का आया। यहाँ पे हमारा प्रेशर का क्या फॉर्मूला आया था, P इज इक्वल टू MUX²L, और यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आया है, वो लेंथ के रिस्पेक्ट में आया था, ये हमारा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आया है। तो
प्रेशर इज इक्वल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पीड स्क्वायर, इसकी मीन स्क्वायर रूट स्क्वायर का है। ठीक है, उसके बाद ये अब हम जान रहे हैं कि जो ये क्यूब है इसमें जो है ये किसी भी डायरेक्शन में हमारा जो मॉलिक्यूल है मूव कर रहा है, एक्स में, वाई में, जेड में। तो और ये तीनों की लेंथ जब क्यूब है तो क्यूब का जो चारों लेंथ होगा ये एल, ये एल, ये एल, ये एल, तो हमारा एक्स वाई जेड भी हमारा इक्वल होएगा। तो यू एक्स स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर, यू जेड स्क्वायर तीनों आपस में इक्वल होगा। ऑल्सो कैन बी रिटन यू जो है हमारा जो मेन वेलोसिटी है ये इसका, तो इसको हम यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर जो टोटल वेलोसिटी होगा इसको तीनों को ऐड कर देंगे। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो एक की जो वेलोसिटी आ जाएगी तो 1/3 हो जाएगी, क्योंकि तीन डायरेक्शन में वेलोसिटी थी और हम एक के लिए निकालना है तो 1/3 हो जाएगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 इक्वेशन में, तो हमारा ये जो था यहाँ पे जो आया था 4 इक्वेशन, तो 4 इक्वेशन में और ये जो 5 हो गया, एक के यू एक्स की सिर्फ स्पीड निकालेंगे तो हमारा वहाँ पे क्या आया था, प्रेशर इज इक्वल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 यू स्क्वायर। तो ये पूरे के लिए था और अब हम एक मॉलिक्यूल के निकाल रहे हैं, तो यू एक्स के लिए तो 1/3 हो गया, तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये हमारा स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया। तो स्पीड ये पूरा हो गया। तो ये जो है यही सबसे मेन है, ये हमें 12th में प्रूफ नहीं करना था, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद करना था, लेकिन हम बीएससी का क्लास कर रहे हैं तो इसमें हमें ये सारा प्रूफ करना पड़ेगा। और ये जो है यही हमारा मेन है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो पी वी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल और स्पीड। ये स्पीड है रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला स्पीड है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर, हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10⁻23 गैस पार्टिकल। ये हमारा एन दे रखा है, ये हमारा एन दे रखा है कि इतने पार्टिकल्स हैं और हर एक की जो मास है वो 10⁻22 ग्राम है। ठीक है, और कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है और रूट मीन स्क्वायर की स्पीड पे दे रखी है। तो हम ये वाली अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो इसको करते हैं, हमें P निकालना है 1/3, V यहाँ पे ले आएंगे तो V हमारा, और एक और जो V है हमारा डेसीमीटर में, सबको पहले हम एक ही इसमें यूनिट में कर लेंगे और ये हमारा ग्राम में दे रखा है। और ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। और तो हम ये जो मास है ये ग्राम में दे रखा है -22 ग्राम, इसको केजी में करेंगे तो 10⁻25 केजी आ जाएगा। अब सबकी यूनिट सेम हो गई, ये ग्राम में आ गया, ये मीटर क्यूब में आ गया और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको भी हम ये कर लेंगे। तो ये जो हमारी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये हमारी स्पीड हो गया। 1/3 इंटू वी की कितना वॉल्यूम है, 10⁻³ इंटू, और एम हमारे क्या दे रखे 10⁻⁻25, एन हमारा क्या देगा 10⁻23। नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है तो इसमें तो हमारी कोई यूनिट होगी नहीं, और यू स्क्वायर जो है तो हमारी स्पीड कितनी दे रखी है 10⁻3। तो एक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, उसी से हमने ये वाला प्रूफ बनाया था। तो इसको जब हम करेंगे 10⁻³ वॉल्यूम 3 है ये, तो अब ये कटेगा तो देखो ये 25 में से 3 गया तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻3, और ये इससे नहीं सॉरी ये 10⁻3 इंटू ये जो माइनस वाला है, ये 10⁻ V का -3, ये 10⁻3 ये वाला हो गया, ये
इसमें से बचा इंटू 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 का 3 हो जाएगा। 3 3 6 हो गया, 6 में से 2 घटा दिया 4 हो गया, तो 4/3 ये हमारा प्रेशर आ गया इतना पास्कल। या अब देखते हैं कुछ और डेरिवेशन जो काइनेटिक गैस इक्वेशन में इम्पॉर्टेंट है। ऑन द पोस्टुलेशन ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन के पोस्टुलेट के आधार पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर था। ये जो नंबर 7 पे था, जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो गैस मॉलिक्यूल है की एनर्जी है वो चेंज होती है स्पीड पे। स्पीड कब चेंज होती है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ये हमारा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसको हम ½ mv² बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। तो वी हैव इक्वल टू पहले जो हमने पढ़ा था इसके आधार पे हमारे पास ये है, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है जो हमने प्रूव किया है। काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमने प्रूव किया, तो ये है PV इक्वल टू, अब हम ये जो 2 है और 2 ऊपर नीचे कर सकते हैं मैथमेटिक के हिसाब से कि अगर ये 2 काट देंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो हमने एक एजप्शन लिया कि ये 2 ऊपर में 2 इनते में, तो जब हमने ये किया तो 2/3 1/3 n है, ये इसमें पुट कर दिया 2 × 2, तो ये हमारा ½ mU², ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जैसा लग रहा है। तो इसको हमने 2/3 कर दिया और ये n अलग कर दिया, ये हमारा अलग हो गया और ये हमारा ½ mU² अलग हो गया। तो अभी हमने ½ mU² को एक इसके थ्रू पढ़ा था काइनेटिक के अजप्शन पे, काइनेटिक गैस इक्वेशन के अजप्शन पे KT के बराबर होता है। KT कैसे आया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो K आ गया, तो ये हमारा K के बराबर हो गया। तो 2/3 n KT। अब इसमें क्या हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये 2/3 कांस्टेंट हो गया, ये नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, और ये हमारा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया और ये हमारा टेम्परेचर हो गया। तो इससे हमारा एक और फॉर्मूला आया PV इक्वल टू 2/3 n KT। अब बॉयल्स लॉ दूसरा देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, काइनेटिक गैस इक्वेशन के हिसाब से एक नया इसको ये किया है, एक नए मोड में इसको लाया। जो काइनेटिक गैस इक्वेशन ये वाला था U² के रिस्पेक्ट में था, इसको हमने KT के फॉर्म में लाया। तो ये हमारा 2 हो चुका। अब बॉयल्स लॉ एक इसेंशियल कंडीशन है हमारा स्टेट ऑफ मैटर के लिए। PV इक्वल टू nRT हमने बहुत ज़्यादा प्रूव किया है। तो इसमें जो था ये क्या चाहता था, इसमें 3 चीज़ मस्ट थी कि हमारा इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर शुड भी कांस्टेंट होना चाहिए, मास का रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, हर एक गैस मॉलिक्यूल की मास सेम होनी चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन अनचेंज, जो मॉलिक्यूल है वो अनचेंज रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं PV इक्वल टू nRT। n में ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इन तीनों कांस्टेंट हो गया। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, अब कांस्टेंट हो गया तो ये जो प्रेशर है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर हम ये बनाएंगे ग्राफ में शो करेंगे तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में, तो हमारा जो P है जैसे जैसे घटेगा हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, या वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हमारा ये हो गया, ये बॉयल्स लॉ था। फिर चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, इसके केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और इसके केस में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, और मास दोनों में ही रिमेन अनचेंज था, तो डेट इज n कांस्टेंट, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो हमने वहाँ पे पढ़ा था PV इक्वल टू 2/3 n KT, तो उसके बेसिस पे अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, जैसे कि पहले हमने पढ़ा PV था ना, तो ये V हमारा यहाँ पे आ गया। तो वही चीज़ है, V इक्वल टू 2/3 तो है ही है, n K है और P है और ये T है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कह रहा है ये तो कांस्टेंट है ही, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और प्रेशर भी कांस्टेंट ये कह ही रहा है। तो ये
ये जो हमारा वॉल्यूम है वो टेम्परेचर का कांस्टेंट हो गया। तो मीन्स अगर हम ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की, तो जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा ये भी टेम्परेचर भी घटेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये हमारा ऐसे इस तरह से ग्राफ आएगा। तो हमारा वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चार्ल्स लॉ में क्या आया था, प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। अब इफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है हमारा जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है इसके इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन कैन बी अज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन। तो अगर हम डिफ्यूजन या इफ्यूजन को आर से रिस्पेक्ट करें, इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से, तो एक R1/R2 U1/U2 स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से और हमारा एक इक्वेशन वहाँ पे प्रूफ हुआ था PV=1/3, ये हमारा KTG का इक्वेशन है, KTG का। तो यहाँ से हम U का वैल्यू निकालेंगे, U निकालेंगे तो ये 3 इधर चला जाएगा, M और N नीचे आ जाएगा। तो इस बेसिस पे उसके बाद फिर हमने ये 1 मोल के ले लिया, 1 मोल इजिकल टू N का वैल्यू हमने 1 लिया। तो PV=nRT, अब N को हमने 1 रख दिया तो PV=RT हो गया। अब ये जो यहाँ पे U²=3 PV है, PV की जगह पे हम RT रख दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा N है, तो जब हम ये एक जानते हैं, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई रेडबर्ग कांस्टेंट, Na होता था। तो अगर हमारा ये 1 हो गया तो N इज इक्वल टू Na भी हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी प्रूफ हुआ है। तो U इज इक्वल टू 3/A और हमारा नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल वो तो कांस्टेंट है, तो 3RT/M आ गया। तो अगर हम इसकी U की खाली निकालेंगे तो ये हो गया 3RT/M। तो ये हमारा एक क्या है, रूट मीन स्क्वायर, RMS इसी को कहते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न और रेट ऑफ इफ्यूज़न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो और रेट का कितना, ये रूट मीन स्क्वायर का कितना वैल्यू आया, 3RT/M। तो M हमें नहीं मालूम है, M ये क्या है, मोलर मास है, ये और कुछ नहीं है। ये जो पहले हमने पढ़ा था ये वाली, ये मॉलिक्यूलर मास था, ये मॉलिक्यूलर मास था और ये हमारा मोलर मास है। ये वाला जो M है ये मोलर मास है। तो मोलर मास कैसे आया, तो हमने पढ़ा है मोल इज इक्वल टू गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास। तो हमारा ये मोलर मास है। तो हम तो नहीं जानते हैं कि मोलर मास से क्या है, हमारा ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न और रेट ऑफ इफ्यूज़न के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास हो गया और बाकी ये सब तो कांस्टेंट था, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड देख लेते हैं। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड को एक एवरेज स्पीड से डिफाइन किया गया। एवरेज स्पीड, अच्छा किसी चीज़ का मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, मीन हमने बचपन में पढ़ा था, अगर 1 + 2 + 3 + 4 है तो हमने इसको 4 कर दिया था और ये जितने टर्म होते थे 1 2 3 4 तो 4 नीचे में आ जाता था। या फिर M = X + Y + Z, तो ये कितने टर्म है, 3, तो 3 से वही है। ये कह रहा है कि अगर U1 + U2 + N टर्म में है तो N के डिवाइड कर देंगे, जितने टर्म्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे। तो और हम जानते हैं URMS हमारा कितना था, 3RT/M। इस तरीके से हम रखेंगे। RT = PV भी हमने किया था, PV = nRT हमने 1 रखा था तो PV = RT हो गया। तो RT की जगह पे PV रख दिया तो ये भी आ गया। एक तरह आप खेलते रहो, कितना हमने पढ़ा इक्वेशन उसी के हिसाब से खेलते रहो। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एवरेज काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ एवरेज काइनेटिक गैस एनर्जी था एवरेज। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम KE से डिफाइन करते हैं। ये हमने बचपन से पढ़ रखा, ½ mU² होता है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन K = 3/2 PV/N, ये हमने पीछे प्रूफ किया था। तो अगर हम इसको इससे फेयर करें
पलटा पलटी करें और मॉलिक्यूल हमने 1 ही लिख रखा तो पी वी इजकल टू आर टी, एन तो हमारा 1 है तो एन इजकल टू एन ए हो जाएगा। जैसे एन इजकल टू एन बाई एन ए होता था, ये हमने 1 लिखा रखा तो एन इजकल टू एन ए हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर टू बाई एन ए, एन लिखो या एन ए लिखो, बात तो बराबर यहाँ पे हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा जो हमारा टोटल मेन काइनेटिक एनर्जी जो केमिस्ट्री में यूज़ होता है यही होता है 3/2 KT। तो ये भी एक हमारा प्रूफ हो गया। अब इसमें जो KT है कि अगर हम ये इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 3/2 RT बाई एन ए है, तो और ये हमने लिखा 3/2 KT। तो इसका मतलब है R बाई एन ए जो हमारा K है तो K इजकल टू R बाई एन ए हो गया। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। और ये भी हमारा एक कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। हमने 12th में पढ़ा होगा कि R जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट है हमारा और एन ए बाई है अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू होती है 8.314 होती है और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10^2। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी जो के की वैल्यू है 1.3806 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन आ जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए अगर डिफाइन किया जाएगा तो टोटल 3/2 RT हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम ये रियल गैसेस। अभी हमने ये पढ़ लिया सारा रूट मीन स्क्वायर और ये सारा कुछ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर